बच्चों, आज हम स्वर संधि के सभी भेद चार्ट के माध्यम से सीखेंगे। तो देखते हैं कैसे हैं। पूर्व वर्ण, पर वर्ण, विकार, संधि विच्छेद क्या क्या होगा। उदाहरण के रूप में संधि विच्छेद, संधि और संधि का नाम। तो ये सारी बातें इसमें हम रखेंगे। तो देखते हैं शुरू में कैसे। पूर्व वर्ण क्या होता है, अ या आ, और पर वर्ण अ या आ। इन दोनों के जुड़ने से द्वयो स्थाने आ, दोनों के स्थान पर आ, बड़ा आ यानी दीर्घ आ हो गया। और इसकी संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद का उदाहरण है जल प्लस आगमः, और संधि होगी इसकी जल आगमः। और संधि का नाम है दीर्घ, दीर्घ संधि है। उसके बाद फिर से देखें कि पूर्व वर्ण में आता है अ या आ हो और इधर ई या ई हो। पर वर्ण में अगर ई या ई हो तो द्वयो स्थाने ए, दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। और इसका उदाहरण अगर देखें तो संधि विच्छेद का इसका उदाहरण गज प्लस इंद्र है, और इसका संधि रूप हो जाएगा गजेंद्रः, और इसकी संधि का नाम हो जाएगा गुण। तो यहाँ पर गुण है संधि हो गई। उसके बाद फिर से देखें, पूर्व वर्ण में अ या आ आया है तो पर वर्ण में उ या उ आ रहा है, तो द्वयो स्थाने ओ, दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। और इसका संधि विच्छेद उदाहरण देखें तो चंद्र उदयः, तो चंद्रोदयः, ये इसका संधि हुआ चंद्रोदयः। और ये संधि का नाम देखें तो गुणः संधि। पहले इससे पहले भी हमने गुण संधि देखी थी, लेकिन वहाँ पर अ या आ के साथ में ई या ई मिले तो द्वयो स्थाने ए हो जाता है, और अ या आ के बाद अगर उ मिले तो द्वयो स्थाने ओ हो जाता है। ये दोनों के गुण हैं। उसके बाद एक और उदाहरण देख लें, अ या आ के बाद अगर री या री आए तब द्वयो स्थाने अर हो जाता है, दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। इसका उदाहरण देखें तो संधि विच्छेद में उदाहरण है महा प्लस ऋषि, और इसकी संधि बनी महर्षि, और इसका भी गुण बनेगा, संधि नाम होगा इसका भी गुण। यहाँ भी गुण संधि है, क्योंकि अ या आ के बाद अगर री बनता है, री से अर बन जाता है, तो यहाँ भी गुण संधि ही होती है। इसके बाद देखें, अ या आ के बाद अगर ए आया है तब द्वयो स्थाने बड़ी ए, यानी यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है। अ या आ के बाद यदि ए आया है तो दोनों स्थानों पर ए हो जा के स्थान पर द्वयो स्थाने ए, बड़ी ए हो जाती है। अब जैसे उदाहरण देखें, जन प्लस एकता। अब यहाँ पे अ के बाद ए आया है तो जनैकता हो गया। जनैकता यानी कि वृद्धि, इसकी मात्राओं की वृद्धि हो गई, और वृद्धि संधि, वृद्धि हो गई, इसका मतलब यहाँ वृद्धि संधि है। संधि का नाम वृद्धि संधि। उसके बाद देखें कि अ या आ के बाद बड़ी ए आई है, तब भी द्वयो स्थाने आई, बड़ी ए ही होगी दोनों के स्थान पर। उसका उदाहरण महा ऐश्वर्यम। आ के बाद ऐ आया है तब भी महा ऐश्वर्यम, तो इसका जो संधि रूप होगा, इसका संधि बनेगी महेश्वर्य। हा में आ हट गया और ये ए बड़ी ए बन गया, यानी कि मात्राओं की वृद्धि हो गई। इसका मतलब यहाँ पर भी वृद्धि संधि है, महेश्वर्यम, और संधि का नाम वृद्धि संधि। उसके बाद फिर से देखें, अ या आ के बाद ओ आए। अब आपने देखा कि ये जो चार हैं, ये चारों ही वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। अ या आ के बाद ए आए तब भी बड़ी ए हो जाती है। अ या आ के बाद बड़ी ए हो तब भी बड़ी ए हो जाती है। अ या आ के बाद ओ आए तो औ हो जाता है, बड़ा औ हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद बड़ा औ हो तब भी औ ही हो जाता है, यानी कि इसका रिजल्ट बड़ी दीर्घ ही, दीर्घ तो ऑलरेडी है, बड़ी ए और बड़ा औ ये बन जाता है। और इसमें मात्रा जब लगती है तो डबल पाई वाली मात्रा लगती है, ये इसकी पहचान है। तो यहाँ भी वृद्धि संधि हो गई। तो अ या आ के बाद औ आया तो द्वय स्थाने औ हो गया, महाऔदार्यम, महोदार्यम हो गया, वृद्धि संधि हो गई ना। उसके बाद आगे देखें कि अगर ई या ई के बाद बड़ी ई, दोनों तरफ ई, और इधर भी ई, यानी पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों में ई आए, तब द्वयो स्थाने ई,
ऊपर अभी हमने सीखा था कि या आ दोनों तरफ आ हो तो बड़ा आ बन जाता है। यहाँ पर आ रहा है बड़ी ई छोटी ई या बड़ी ई, यानी दीर्घ या ह्रस्व ई हो, और इधर भी ह्रस्व या दीर्घ हो, मतलब दोनों तरफ समान वर्ण अगर आता है तो उसके दोनों स्थान पर बड़ी ई यानी दीर्घ ई हो जाता है। दीर्घ ई हो जाता है, इसका मतलब दीर्घ संधि है ये। तो कवि प्लस इंद्र, तो कवींद्र बड़ी ई हो गया, यानी कि यहाँ भी दीर्घ संधि हो गई है ना। जहाँ पर दोनों तरफ समान स्वर आए और उसका दीर्घ हो जाए वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। और आपको पता है स्वर अ ई उ यही मेन होते हैं। अ का बड़ा आ दीर्घ, ई का बड़ा ई दीर्घ हो गया, उ का भी बड़ा उ दीर्घ स्वर हो गया। तो अ ई उ और साथ में री, इन तीनों का जो दीर्घ रूप हो जाता है तब वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। अब ये आगे भी देख लें, ई दोनों तरफ है तो दीर्घ संधि हो गई। अगर ई है इस तरफ, लेकिन अगर इधर ई है लेकिन दूसरी तरफ भिन्न स्वर है, यानी कि ई को छोड़कर, ई से अलग ई को छोड़कर कोई और भिन्न स्वर है, तब ई का य हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा देखो डिफरेंट हो गया। ई के स्थान पर इधर पूर्व रूप में पूर्व वर्ण में ई आया है, ई या ई दोनों में से कोई भी है, और पर वर्ण में भिन्न स्वर है, इसको छोड़कर इसके अलावा कोई और स्वर है, तब ई के स्थान पर य हो जाता है। यदि जब भी ऐसा हो कि ई के स्थान पर य हो गया तो समझो वहाँ पर यण संधि हो गई। इसका उदाहरण भी देखें, यदि प्लस अपि, यानी इधर ई आया है और इधर अ आया है तो इन दोनों ई का या हो गया, तो यद्यपि ये इसका रूप बना, संधि रूप बना यद्यपि, और संधि का नाम है यण संधि ना। इसी तरह से उ आया है, अगर दोनों तरफ उ है तो दोनों तरफ समान स्वर आए हैं तो वहाँ पर दीर्घ रूप हो जाता है। दीर्घ रूप होने के कारण यानी दीर्घ संधि हो गई। इसका उदाहरण भानु उदय, उ और उ मिलकर बड़ा उ बन गया, भानुदया हो गया, और संधि बनी दीर्घ संधि, है ना। उसके बाद देखें, उ या उ आया है और दूसरी तरफ भिन्न स्वर है, यानी इसको छोड़कर कोई और स्वर आया है, तब इस उ का व बन जाता है। जब उ का व और ई का य जब बनता है तब वहाँ पर यण संधि होती है ना। इसका उदाहरण देखें, लघु इदम, यानी कि इधर उ आया है और उ के बाद उ ना आकर कोई और स्वर यानी ई आया है, तो इस उ का व हो गया और इस ई का मात्रा, इस ई की मात्रा लग गई इसमें। तो जब लघु बना, लघु का उ का व बन गया तो घ अलग रह गया, घ में से स्वर हट गया तो आधा घ रह गया, तो लघु विदम ये संधि रूप बना, और यानी कि यहाँ पर भी यण संधि हुई, है ना। उसके बाद देखें, अगर री है और इधर भी री है, दोनों तरफ री है, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन दोनों के स्थान पर री, बड़ी री ही आती है। ये एक छोटी सी बात क्लियर कर दें कि दोनों तरफ अगर समान स्वर आ रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट वो दीर्घ ही होगा, उसका स्वर दीर्घ ही होता है। दीर्घ होता है तो इसका मतलब वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। तो मात्र ऋणम, मातृणम यानी दीर्घ संधि हो गई यहाँ पे। तो इधर री है और इधर भिन्न स्वर है, तो इसका मतलब फिर से वही भिन्न स्वर वाली बात आ गई। भिन्न स्वर अगर जहाँ पर है तो वहाँ पर यण संधि है। अब री से ई का य हुआ, उ का व हुआ और री का र हो गया, री के स्थान पर र हो जाता है, तो मात्र आदेश, ये इसका उदाहरण है। और जब इसका विच्छेद रूप मात्र आदेश है तो मात्र, ये वाले री का र हो गया, र में आ मात्रा बनकर जुड़ गया तो मात्रादेश, यहाँ पर भी यण संधि बन गई। ये हमारा रूप हो गया। इस तरह से हमने पूरे स्वर संधि को एक चार्ट के रूप में, एक तालिका में देखा, तो इसका मतलब हमें अच्छे से सारी चीज़ों का ज्ञान हो गया। अब जब इस तालिका को हमने अच्छे से समझ लिया, अब इसके उदाहरण जब हम विस्तार से देखेंगे, समझेंगे, तो हमारा अभ्यास और भी अधिक मजबूत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।